हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं में गणित में प्रकरण 7 में प्रश्न संग्रह 7.2 के सवाल हल करेंगे। लेकिन सवाल हल करने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है। हम लोग देखो पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विचरण के बारे में पढ़े थे, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है प्रतिलोम विचरण। लेकिन उसके पहले देखो एक उदाहरण देखेंगे। क्या दिया है थोड़ा याद करें। क्या लिखा है? व्यायाम के लिए विद्यार्थियों की कतार बनाई गई है। प्रत्येक कतार में विद्यार्थियों की संख्या और कतारों की संख्या निम्न प्रकार से। व्यायाम जानते हो ना, एक्सरसाइज। तुम लोग भी देखो पीटी पीरियड में बाहर एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आते हो तो क्या करते हैं, तुम्हें लाइन से खड़ा किया जाता है सभी स्टूडेंट्स को। तो वही यहाँ पे भी क्या बोला है कि जो कतार में छात्रों की संख्या और कतार की संख्या, जैसे कतार में छात्रों की संख्या 40 है तो कुल जो है कतार की संख्या कितनी, 6। ठीक है। फिर यहाँ पे कतार की संख्या 24 है और छात्रों की संख्या 10 है। फिर यहाँ पे देखो तीसरे कॉलम में छात्रों की संख्या 24 है और कतार 6 है। मालूम है ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लाइंस बनते हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट से वो दिया और कितनी लाइन से वो दिया, ये यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी से देखो क्या मिल रहा है। देखो पहला तुम्हारा जो है 40 और 6, दूसरे बॉक्स में 24 और 10, तीसरे बॉक्स में 24 और 6। तो यहाँ पर हर बार तुम देख रहे हो जब तुम लोग यहाँ पे इसको गुणा करते हो तो तुम्हें कितना मिल रहा है। देखो गुणा करने पर हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6 गुणे 4 कितना हुआ, 24, 240। यहाँ पे देखो गुणा करने पे कितना मिल रहा है, 240। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे गुणा करते चले जाओगे तो तुम्हें हर बार कितना मिल रहा है, देखो 240। 8 गुणे 3 240 है ना। तो यहाँ पर ये जो है तुम्हें क्या बोला है कि जो गुणनफल है, हमें यहाँ पे देख रहे हो गुणनफल सब 240 मिला है सब में। तो जो गुणनफल स्थिर है, मतलब एक गुणनफल सबका 240 है, मतलब गुणनफल स्थिर है। हम लोग प्रत्यक्ष विचरण में क्या पढ़े थे, वहाँ पे अनुपात स्थिर था। प्रत्यक्ष विचरण जो था ना उसमें क्या था, अनुपात स्थिर था। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो गुणनफल स्थिर है। तो जब गुणनफल स्थिर होता है तब हम कहते हैं कि जो संख्या है वो प्रतिलोम विचरण में है। तब यहाँ पे जो संख्या वो किस में है, प्रतिलोम विचरण में। ठीक है। तो प्रत्यक्ष विचरण में तुम लोग अल्फा का चिन्ह लगाते थे ना, तो यहाँ पे प्रतिलोम विचरण जो होगा और इजिकल टू डाल के के लिखते थे, तो यहाँ पे उसका उल्टा होगा प्रतिलोम विचरण। ठीक है। तो प्रतिलोम विचरण में कैसे लिखेंगे, जैसे तुमको प्रत्यक्ष में बोल रहा था कि एक्स और वाई का प्रत्यक्ष विचरण है तो तुम लोग एक्स अल्फा वाई लिखते थे। यहाँ पर अगर प्रतिलोम विचरण आया तो तुम लोग कैसे लिखोगे, एक्स अल्फा का चिन्ह लगाओगे लेकिन 1/y कर दोगे। प्रत्यक्ष में ये जो प्रत्यक्ष है इसमें तुम लोग क्या करते थे, एक्स अल्फा वाई, मतलब जो भी जिसके विचरण में है, मतलब जो भी चरांक दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रतिलोम आया तो प्रतिलोम में क्या करोगे, 1/, अगला जो टर्म होगा ना दूसरा टर्म उसको 1/, में करके लिखना। तो ये प्रतिलोम विचरण है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब दो संख्याओं में से, ये देखो जब दो संख्याओं में से एक संख्या बढ़ी तो दूसरी संख्या उसी अनुपात में कम होती हो तब वे दोनों संख्याएं जो है प्रतिलोम विचरण में होती हैं। ठीक है। प्रतिलोम विचरण मतलब एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घट रही है। प्रत्यक्ष में तुमने देखा था जब एक संख्या बढ़ रही थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। देखो ये 40 है तो ये 6 है ना। यहाँ पे अगर ये 24 है तो ये 10 है, मतलब कोई एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ये क्या होता है, तब ये प्रतिलोम विचरण में होती हैं संख्याएं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, लेकिन प्रतिलोम विचरण को हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, देखो जब नोटबुक में लिखना है प्रतिलोम विचरण, हेडिंग डालना प्रतिलोम विचरण, ये हेडिंग डालोगे। फिर लिखोगे संख्या x और y प्रतिलोम में है, यही कथन x और y प्रतिलोम विचरण में ऐसा लिखते हैं। x और y प्रतिलोम विचरण में हो तो x × y स्थिर पद होता है, उसे k मानकर उदाहरण हल करना आसान होता है। ठीक है। ये तो तुम लोग नोट करके लिखोगे, लेकिन आगे लिखोगे कैसे, x और y प्रतिलोम विचरण में है तो इसे x
अल्फ़ा 1/y ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। और x अल्फ़ा 1/y अर्थात x = k/y या x × y = k, यह विचरण का समीकरण है। हमें समीकरण बनाना होता है ना, हम देखो प्रत्यक्ष में भी पढ़े थे समीकरण बनाना, यहाँ पे भी तुमको समीकरण बनाना होगा। तो क्या लोगे, जब अल्फ़ा का चिन्ह हटाओगे, जब ये अल्फ़ा का चिन्ह हटाओगे तो बराबर लगाते हैं तो k/y हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये तिरक गुणा किए, यहाँ पे तिरक गुणा किए तो क्या हो गया, x × y = k। ये हमारा समीकरण होगा। हमको हल करना होगा ना, मान जब निकालना होगा तो हम ये समीकरण लेके हल करेंगे। और k क्या है, विचरण का अचरांक है। k क्या है, अचरांक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से परिभाषा लिखना है तुम्हें अपने कॉपी में। तो तुम लोग यहाँ से लिखोगे कैसे, x और y में प्रतिलोम विचरण है, इसे x अल्फ़ा 1/y ऐसा दर्शाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे x अल्फ़ा 1/y अर्थात इसको नीचे के पॉइंट बना के x = ky या x × y = k, यह विचरण का समीकरण है। और उसके नीचे फिर लिखना k विचरण का अचरांक है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो क्या बोला है, यदि a और b, ये उदाहरण 1 है, यदि a और b से प्रतिलोम विचरण में हो तो निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। यहाँ पे तुमको एक सारणी दी गई, देखो a और b, हाँ। और क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रतिलोम विचरण में है। क्या बोला है, ये प्रतिलोम विचरण में a और b, हमें सारणी पूर्ण करनी। तो देखो प्रतिलोम विचरण में हुआ मतलब क्या हुआ, दोनों का गुणनफल स्थिर होगा, तो प्रतिलोम विचरण में। तो अब यहाँ पे देख रहे हो 6 × 20 120, तो 12 गुणे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो है गुणनफल 120 है, तो 12 गुणे क्या होगा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 गुणे कितना 120 होता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमको पता है प्रतिलोम विचरण है, मतलब ये आंसर 120 होगा, ये आंसर मान लो x है। तो कैसे निकालोगे इसको, x बराबर क्या हो जाए, एक्चुअली ये देखा जाए तो ऐसा होगा ना, 15 गुणे x = 120, तो x क्या हो जाएगा 120/15, ठीक है। तो 15 गुणे कितना होता है, देखो यहाँ पे हल करके दिया गया है। हल कैसे दिया है, क्योंकि प्रतिलोम विचरण में तो a अल्फ़ा 1/b ऐसे लिखेंगे। जब भी प्रतिलोम आया तो हम अगला टर्म को 1/, करके लिखेंगे, ठीक है। अर्थात a × b = k। ये कैसे आया a × b = k, जान रहे हो, क्योंकि हमारा देखो क्या हुआ, a बराबर जब हम अल्फ़ा का चिन्ह लगाते तो k/b, वो 1/b है ना, तो k/b। तिरक गुणा किए, ये तिरक गुणा हो गया तो k क्या हो गया, a × b = k। इंटू क्यों हो गया, गुणा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो b भाग में है ना, इसके लिए गुणा हो गया। इसे देखो a × b = k मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर a = 6 है तो b = 20 है, तो k क्या हो गया 6 × 20 120, ठीक है। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा क्या बोला है, a 12 दिया है, b डैश है, b निकालना है। और हमें पता है a × b 120 होता है, तो b क्या हो जाएगा, मैं भी बताई ना, 12 × b = 120, तो क्या हो गया 120/12 यानी 10, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा उदाहरण में क्या बोला है, a × b 120 है, a 15 दिया, b नहीं दिया है, तो 120/15 करोगे, b क्या हो जाएगा 120/15, कितना हुआ 15 × 8, तो b = 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, देखो 8 होता है ना, ठीक है। नहीं यार तो इसे हल करके देख लेना ना, 120 को हमें 15 से भाग देना, मानो तुमको नहीं आ रहा तो ऐसे हल कर लेना ना। यहाँ पे हमेशा बोलियो ना, जब तुम्हें कुछ नहीं आया तो उसको रफ कार्य कर लेना। फिर उसके बाद तीसरा हमारा क्या बोला है, तीसरा बोला है, ये तीसरा ही था ना, चौथा क्या बोला है, b 4 है, a निकालना है, तो a × b सेम वैसे लिखोगे 120, और b 4 दिया है, तो a × 4 = 120, तो क्या मिला 120/4। देखो यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया, तुम लोग कैलकुलेशन करके दिखाओगे, मैथ्स है, मैथ्स में कैलकुलेशन दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। यहाँ पे देखो डायरेक्ट आंसर लिखा है ना, तुम्हें यहाँ पे दिखाना 120/4, तो 4 × 3 = 12, ये तब जाके a = 30, ठीक है।
तो इस तरह से ये सारणी पूर्ण होती है। समझे तुम लोग कैसे सवाल हल हुआ? तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से गुणनफल, प्रतिलोम विचरण यानी जो दोनों सारणी दी है उसका गुणनफल स्थिर होगा। तो तुम्हें कुछ एकाध तो मान दिया होगा सारणी में, तो उसका गुणनफल निकाल लेना, तो तुम्हें पता चल जाएगा गुणनफल स्थिर मान क्या है, के क्या मिल जाएगा। और जब के का मान मिल जाएगा तो बाकी भी ज्ञात कर लेना पक्षांतर करके। ठीक है, अभी हम देखो 7.2 के सवाल हल करेंगे। हम इस वीडियो में 7.2 के पहला और दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा देखो पहला सवाल क्या दिया, ये हमारा प्रश्न संग्रह 7.2 है। पहला सवाल देखो क्या बोला है कि किसी कार्य, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की संख्या। तो ये पता है ना, कोई भी काम करना रहता तो हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। तो मजदूरों की संख्या और कार्य पूरा होने में लगने वाले दिन, मतलब अगर मजदूरों की संख्या कितनी है और वो काम को कंप्लीट होने के लिए कितना दिन लग रहा है कि जानकारी यहाँ पे दी गई है, सारणी में दी गई है। तो सारणी पूर्ण करना, हमको सारणी पूरा करना है। अभी देखो हमारी सारणी क्या दी है, मजदूरों की संख्या और दिन दिया है। ठीक है, मजदूरों की संख्या 30 है तो दिन 6 है। आगे मजदूरों की संख्या 20 है तो दिन 9 है। आगे कुछ नहीं दिया है, एक मान दिया एक नहीं दिया, आगे एक मान दिया एक मान नहीं दिया, आगे एक मान दिया एक मान नहीं। तो यानी तुम्हें क्या करना है, ये तीनों का मान निकालना। लेकिन 2 मान देखो हमारे पास दिया हो ना सारणी में, तो इससे हमें गुणनफल मिल जाएगा। लेकिन अभी हमको किसको किसको गुणा करना, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना मजदूरों की संख्या बराबर, संख्या ने नंबर होता है, तो माना इसको हम n मानेंगे और माना दिन को मानेंगे हम d। d क्यों मान रहे, डेज। ठीक है, n क्यों मान रहे, नंबर। संख्या को नंबर से नंबर लिखते हैं ना, तो n से। तो क्या करना, सारणी में इसको n और इसको d लिखना। जैसे हमें उदाहरण की सारणी में a और b लिखा था, लेकिन वहाँ पे हमको a और b दिया था तो हम a और b लेके लिखे। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिया, यहाँ पे हमको नंबर मतलब ऐसे शब्द दिया। तो क्या करना तुम लोग, इसको जो है मजदूरों की संख्या को n मान लेना और दिन को d मान लेना, ऐसे सारणी में लिख लेना। तो अब देखो तुम्हें क्या मिला, n और d माने ना, तो यानी तुम्हें क्या मिला, देखो यहाँ पे n और d का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखो 30 गुणे 6 कितना मिला, 180 है ना। तो क्या करना तुम लोग, जब सारणी बनाना तो यहाँ पे n इंटू डी ऐसे करके एक और कॉलम बनाना। यहाँ पे तुम लोग इसको n माने, ठीक है, इसको d माने, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, और फिर यहाँ पे नीचे एक और लिख लेना n इंटू डी। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा सब मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये कितना, 30 गुणे 6 180, फिर यहाँ पे भी कितना है, 20 गुणे 9 कितना, 180। यानी कि गुणनफल क्या आ रहा है, देखो 180 आ रहा है। तो गुणनफल मिल गया ना हमको, स्थिर मान। अब हमारा बाकी भी आ जाएगा। अभी हमारा देखो हमने क्या किया है, ये 180 है, गुणनफल स्थिर है। ये हमारा क्या है, d है। हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है ना, ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सारणी के नीचे कैलकुलेशन करेंगे। हम सारणी के नीचे कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना। कभी भी मैथ्स के सम्स होते हैं, सारणी बनाना, सारणी को ब्लैंक रखना, सारणी के नीचे कैलकुलेशन करना और फिर उसके बाद आंसर सारणी में लिखना। ठीक है, ये तरीका होता है, उसी में मत कचरा करने लगना, कैलकुलेशन करने लगना। फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे। हमारा क्या दिया है, ये n दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। गुणनफल 180 हमें पता है, हल हो जाएगा पक्षांतर करके। अभी हम लोग सारणी के नीचे हल करेंगे ना। फिर ऐसे यहाँ पे ये 36 दिया है, ये हमारे पास n नहीं दिया, n ज्ञात करना है, d दिया है 36 और हमारा गुणनफल 180 है। गुणनफल क्योंकि प्रतिलोम विचरण में मतलब गुणनफल स्थिर है। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक एक को हल करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है सारणी में, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना मजदूरों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, माना, सारणी के नीचे हल करना। यहाँ पे तो लिखोगे n d ये सब, लेकिन सारणी के नीचे लिखना माना मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या बराबर n। ठीक है, और उसके नीचे लिखना तथा दिन बराबर d, ये लिख लेना पहले। ठीक है, लिखने के बाद
फिर क्या बताओगे, एन तथा डी प्रतिलोम विचरण में है, प्रतिलोम विचरण में है। तो क्या हो जाएगा, एन इंटू डी बराबर के, इतना पहले लिखना। फिर उसके बाद हमको पहली सारणी में दिया ना, पहली सारणी में हमको क्या दिया है, एन इंटू डी बराबर के, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये कैसे आया जानते हो, क्योंकि एन क्या है, एन जो है प्रतिलोम विचरण 1/d, तो एन बराबर क्या हो गया, k/d, फिर गुणा किए तो एन इंटू डी बराबर के, ये लिखोगे। ये लिखने के बाद फिर पहली सारणी, फिर यहाँ पे नंबर 1 डालना, नंबर वन में एन कितना दिया है, डी कितना, उसके नीचे लिखना। ठीक है, तो एन कितना दिया है 30 और डी कितना दिया है 6, तो एन इंटू डी बराबर 30 गुणे 6, कितना मिला 180। फिर सेकेंड नंबर, हमारा सेकेंड बॉक्स में एन कितना दिया है 20 और डी कितना दिया है 9, तो एन इंटू डी 20 गुणे 9 कितना हुआ 180। ठीक है, ये लिखोगे क्योंकि हमको 2 मान दिया ना, पहली सारणी और दूसरी सारणी में हमको दिया है, तो ये तुम लोगों ने ऐसे लिख रहे हैं 20 है। हाँ, तो इस तरह से लिख लिए, यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो ये हल किए। अब इसके नीचे पहले मैंने वहाँ पे बताई ना, पहले लिखना माना मजदूरों की संख्या बराबर n, फिर लिखोगे दिन बराबर d, फिर उसके नीचे लिखोगे n तथा d प्रतिलोम विचरण में है। क्यों लिखे, हमको दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है। फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर उसके नीचे अब इसको लिखे। अब ये लिखने के बाद थर्ड नंबर पे आना, अब थर्ड नंबर पे। ठीक है, अभी हम लिखना कि n इंटू डी का मान स्थिर है, 180 स्थिर है। ठीक है, क्योंकि स्थिर है तभी तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये लिखना। ठीक है, अब हम आएंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिया है, n नहीं दिया है, d कितना दिया है 12। ठीक है, तभी लिखोगे n इंटू डी बराबर 180। n नहीं दिया है, n ऐसे ही रहेगा, d 12 है 180, तो n क्या हो जाएगा 180/12। क्या होगा देखो, 12 गुणे 1 12। ठीक है, तो कितना बचा 6 यानी 60, तो 12 गुणे 5 60। n का मान कितना मिला 15। यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा है ना, हमको दिया नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क डाले। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, आगे हल करोगे, n इंटू डी बराबर 180, तो n इंटू 12 बराबर, क्योंकि d दिया है n ज्ञात करना है। ठीक है, n बराबर 15। फिर जब ये आंसर आएगा ना 15, ये तो कैलकुलेशन किया तुमने और सारणी में 15 केवल लिखना। ठीक है, ये हमारा तीसरा हल हुआ। अब चौथा हल करेंगे। ठीक है, उसी के नीचे नीचे हल करते चले जाना, कचरा नहीं करना, अच्छे से साफ सुथरा। अब हम लिखेंगे चौथा, तो अभी हमारा चौथा n कितना है, d कितना दिया, n दिया है 10, d हमको ज्ञात करना है। ठीक है, d हमको ज्ञात करना है, तो n इंटू डी बराबर 180। ये क्वेश्चन मार्क है, हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। तो n 10 है, d हमको ज्ञात करना है, तो d ऐसे ही रहेगा क्योंकि d नहीं दिया ना। अब पक्षांतर करो, d बराबर 180/10 कितना हो गया, देखो 0 0 कट गया 18, तो d बराबर 18। वहाँ पे भी n का मान 15 आया था ना, तो उसको नीचे n बराबर 15 बॉक्स में लिखना। और फिर ये जो आंसर है कहाँ लिखोगे, सारणी में। ये तो यहाँ हल करके दिखा है, कैलकुलेशन कभी भी सारणी के नीचे हल करके दिखाना। ठीक है, अब हम देखो चौथा हो गया, अभी पाँचवा, ये सब सारणी के नीचे अच्छे से लिखना। अब हमारा पाँचवा क्या दिया है, n क्या दिया है, n ये n है, हाँ, और d क्या दिया है, n नहीं दिया है, d 36 दिया है, n ज्ञात करना क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, n इंटू डी बराबर 180। ठीक है, n नहीं दिया, n ऐसे ही रहेगा, d 36 है 180, तो n क्या हो जाएगा 180/36। ठीक है,
अब किससे जाएगा, कैसे जाएगा, कितना आंसर आएगा? देखो मजदूरों की संख्या कितनी होगी, कितना हो जाएगा? 36 है ना। 36 से भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे देखो 180 है, यहाँ पे भाग दिए, नहीं हो तो 18 से भाग करके देखो ना, नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो 36 है, 36 गुने 5, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 3 80 देखो, ठीक है। या फिर तुम लोग 2 से भी ऐसे भाग दे के भी निकाल सकते हो, ऐसे बारी बारी से 2 से भाग दो या 3 से भाग दो या डायरेक्ट 18 से भी दो। 18 गुने 10 और 18 गुने 2, फिर 2 गुने 5 10 होता है। तो n का मान हमको कितना मिला? n बराबर 5, ठीक है। तो ये n का मान 5 ऐसे बॉक्स में लिखे और आंसर कहाँ लिखोगे तुम लोग? सारणी में लिखोगे, ठीक है। तो यह कौन सा हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। सारणी में सब आंसर्स लिखना और सारणी के नीचे हल करना, जैसे से बताई वैसे वैसे हल करना। चलो अब हम लोग का दूसरा सवाल क्या दिया है वो हल करेंगे हम लोग। देखो दूसरा सवाल, ये हमारा पहला सवाल हुआ था ना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए सारणी पूर्ण हुई, ठीक है। हमने कैसे लिखा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ हमको आंसर कितना मिला था? 180 था ना। यहाँ पे हमको आंसर कितना मिला था? 15। फिर यहाँ पे हमको आंसर कितना मिला था? यहाँ पे 18 मिला था ना। और फिर यहाँ पे आंसर कितना मिला था हमको? 5, ठीक है। तो वो सारणी में लिख लेना। चलो दूसरा सवाल देखो क्या बोला है, क्या दिया है ये दूसरा सवाल। प्रत्येक उदाहरण में विचरण के अचरांक ज्ञात कीजिए। अचरांक, अचरांक जानते हो ना, के, तथा विचरण के समीकरण लिखिए। समीकरण याद आ रहा है? उदाहरण में वो परिभाषा में समीकरण टिक मार्क कराई थी ना, तो समीकरण भी लिखना है। तब यहाँ पे उदाहरण, पहले ध्यान से कथन पढ़ना। क्या लिखा है? पहला पी अल्फ़ा 1/q, मतलब पी और क्यू, पी और क्यू में क्या है? प्रतिलोम विचरण है। और क्या बोला है? पी दिया है 15, क्यू दिया है 4, ठीक है। तुम्हें क्या बनाना है? समीकरण भी बनाना है। पी दिया है 15, क्यू दिया है 4। तो पहले हमको क्या दिया ये लिखेंगे, पी अल्फ़ा 1/q। तो कैसे लिखेंगे हम? पहला वाला, पहला पी अल्फ़ा 1/q। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा? अल्फ़ा हटाओगे ना तो p बराबर k/q। तो समीकरण हमारा क्या हुआ? हमारा समीकरण क्या हुआ? p × q बराबर k। ये हो गया हमारा समीकरण। समीकरण पूछा है ना, तो ये। और तुमको क्या बोला है? k का मान भी निकालना है। k का मान, ये तो समीकरण हो गया। k का मान, k का मान क्या बोला है क्वेश्चन में कि p दिया है। अगर मान लो तुमको p 15, q 4, p बराबर 15, q बराबर 4, तो क्या हो जाएगा? 15 गुने 4 बराबर k। तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ 60। तो अचरांक का मान हमको कितना मिला? 60। बोला था ना अचरांक का मान निकालो, तो क्या मिला हमें? 60। तो हमारा समीकरण क्या हुआ? p × q बराबर k है ना, तो हमारा समीकरण क्या हुआ? pq बराबर 60। ये समीकरण, ठीक है। कैसे हल हुआ समझे? पहले तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है? ये दिया है, ये तो तुमको चिन्ह के साथ ही दिया था, तो वैसे ही लिखे। फिर जब अल्फ़ा हटाए तो बराबर के लिखे, के और बटे क्यू, क्योंकि प्रतिलोम विचरण है। तो तुम्हारा तिर्यक गुणा किए तो p × q बराबर k हुआ। अब हमको p 15 बोला है, q 4 बोला है, तो वही मान रखे। तो k का मान कितना मिला? 60। तो हमारा समीकरण, ये हमारा अचरांक का मान है, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको बॉक्स में लिखा। और ये हमारा समीकरण है, इसलिए हमने इसको बॉक्स में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे k हमको अचरांक कितना मिला? 60, और समीकरण क्या मिला? pq बराबर 60। ये हमारा समीकरण, ये हमारा पहला उदाहरण। चलो अभी उसे में दूसरे में दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्या बोला है? दूसरा उदाहरण z अल्फ़ा 1/w, ठीक है। z अल्फ़ा 1/w, जब z 2.5 हो तब w 24 है। z 2.5, w 24। लेकिन पहले अभी हमें इससे क्या मिल रहा है? अल्फ़ा हटाएंगे,
बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम मान रखेंगे। तो अभी हमको z कितना बोला है, z बोला है 2.5 और w बोला है 24, ठीक है। और z अल्फ़ा 1/w, हमारा क्या लिखा है, z अल्फ़ा 1/w। तो तुम लोग जब अल्फ़ा का चिन्ह हटाए तो बराबर लगाएं, तो क्या लगाओगे बराबर के बाद k/w। तिरक गुणा किए तो क्या मिला, z × w बराबर k, ठीक है। अभी तुमको क्या बोला है, z कितना दिया है, z बोला है 2.5 और w बोला है 24। ये हमको क्वेश्चन में दिया है ना। अभी गुणा करो तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 × 24, तो क्या हो जाएगा 2.5 × 24 = k। अब चाहो तो डायरेक्ट गुणा करो, चाहो तो तुम लोग जो है पॉइंट हटा के करो, आसानी जिसमें भी हो, लेकिन ठीक से कैलकुलेशन करना। गुणा करोगे तो 25 × 4 देखो 100 होता है, फिर 25 × 2 50 होता है, 100 में 1 0 लिखे 10 यहाँ तो 60, तो यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 60, ठीक है। तो ये z क्या हो जाएगा, k बराबर 60। तो ये हमारा क्या हुआ, अचरांक हुआ। और समीकरण बनाना ना, समीकरण हमारा क्या ये है ना, z × w बराबर k, तो क्या लिखोगे, zw बराबर 60। ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। ये अगर तुमको नहीं समझा तो ऐसे भी कर सकते हो, 25/10 × 24 ऐसे भी कर सकते हो। तो 25 × 24 600 होता है और बटे 10 है तो 1 0 कट गया, 60 मिला। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बराबर के। या फिर तुम डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हो। ये पॉइंट है ना, इसके लिए 60 आया। एक्चुअली आंसर 25 और 24 को गुणा करने में 600 मिलता है, लेकिन एक पॉइंट भी है ना, दशमलव के बाद एक अंक है, इसके लिए 600, वहाँ पे 0 के बाद एक अंक लगाया तो आंसर क्या आया, 60, ठीक है। कैसे हल हुआ समझ में आया, ध्यान से देखोगे बहुत आसान है। कैलकुलेशन खाली ध्यान से करना और समीकरण बराबर बनाना तो सब आंसर्स मिल जाएंगे। अगला तीसरा देखते हैं क्या बोला है, s अल्फ़ा 1/t² और s दिया है 4, t दिया है 5। पहले तो ये तुम्हारा समीकरण है, तो ये समीकरण से क्या करोगे, पहले ये हटाओगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, k/t², यानी क्या मिला, s × t² = k, ठीक है। और s कितना बोला है तुम्हारे क्वेश्चन में, s बोला है कि अगर जो है तुम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया है ना, s कितना बोला है, s बोला है 4, t बोला है 5, तो s 4 है और t 5 है। तो क्या करोगे यहाँ पे 4 गुणे, अब देखो यहाँ t² है, t² है यानी कि 5 का स्क्वायर, वर्ग, तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, 4 × 25 बराबर k। हमको वर्ग लेना है ना, 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। क्वेश्चन ये सब चीज़ों का ध्यान देना, समीकरण बराबर बना तो कैलकुलेशन बराबर होगा। तो k का मान कितना मिला हमको, k बराबर 25 × 4 कितना हुआ, 100। ये हो गया हमारा k का मान, ये 100 है, ठीक है। फिर उसके बाद समीकरण बनाना है, ये हमारा समीकरण है, देखो ये s/t² = k, ये समीकरण है ना, तब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे s/t² बराबर 100। ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है, s/t² बराबर 100। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण। समझ में आया। तो हमने कैसे किया, देखो हमको s अल्फ़ा 1/t² दिया था, ये हमारा क्वेश्चन था, और बोला था s बराबर 4, t बराबर 5। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा हटाए, बराबर का चिन्ह लगाए और वहाँ पे हमने k लिखा, तो 1/t², इसके लिए k/t²। तिरक गुणा किए तो s × t² बराबर k। फिर t का मान 5 रखे, s का मान 4 रखे, यहाँ वर्ग था, 5 का वर्ग 25 और ये 4, तो 4 × 25 कितना हुआ, 100। फिर उसके बाद हमने समीकरण बनाना था, तो s/t² बराबर 100, ठीक है। ये अचरांक का मान है और ये समीकरण है। समझ में आया कैसे हल हुआ।
ध्यान से, बहुत आसान है, कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, समीकरण बराबर बनाओगे, सब मिल जाएगा। चौथा देखते हैं, 3 ही सवाल है ना, दूसरे में 3 ही सवाल है। तो हमारा पहला सवाल सारणी था। सारणी में तो डायरेक्ट तुमको जो है गुणा करके देखना था और मान निकालना था, ठीक है। मजदूर, कहीं कभी मजदूरों की संख्या तो कभी दिन तो कभी मजदूरों की संख्या। दूसरा सवाल में तुमको समीकरण बनाना था, तुम्हें चिन्ह दिया हुआ था, समीकरण बना के मान रख के अचरांक का मान निकालना था और समीकरण को हल करना था। तो हमारा जो यहाँ पे ये क्या हुआ कंप्लीट, प्रत्यक्ष प्रतिलोम विचरण, ठीक है। उसमें भी हम 7.2 के 2 सवाल हल किए, पहला और दूसरा सवाल। थैंक यू।